नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप डर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, घंटी दबाना ना भूलें। आज की कहानी है मनाली का भूतिया सफर। रात के लगभग 9 बजे थे। दिल्ली से मनाली जाने वाली एक वोल्वो बस पहाड़ों की ओर बढ़ रही थी। बस में लगभग 35 यात्री बैठे थे। उनमें से 4 दोस्त भी थे, अंकित, विकास, समीर और रोहित। चारों पहली बार मनाली घूमने जा रहे थे और बेहद उत्साहित थे। बस जैसे जैसे पहाड़ों के करीब पहुंच रही थी, मौसम ठंडा होता जा रहा था। बाहर घना कोहरा छाने लगा था। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ खड़े थे, जो अंधेरे में किसी डरावनी परछाई की तरह दिखाई दे रहे थे। करीब आधी रात को बस एक छोटे से ढाबे पर रुकी। सभी यात्री चाय और खाना खाने नीचे उतर गए। चारों दोस्त भी ढाबे की ओर बढ़े। तभी उनकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो आग के पास बैठा हुआ था। बूढ़े की आंखें अजीब थीं। उसने चारों को देखते ही कहा, मनाली जा रहे हो? हाँ बाबा, अंकित ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर रास्ते में कोई लड़की सफेद कपड़ों में लिफ्ट मांगे तो उसे बस में मत बैठाना। चारों दोस्त हंस पड़े। बाबा, ये कोई फिल्म की कहानी है क्या? बूढ़ा गंभीर हो गया। मैं मजाक नहीं कर रहा। पिछले 20 सालों में जिसने भी उसे लिफ्ट दी वो कभी वापस नहीं लौटा। इतना कहकर बूढ़ा चुप हो गया। दोस्तों ने उसकी बात को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद बस फिर चल पड़ी। रात लगभग 2 बजे बस एक सुनसान घाटी से गुजर रही थी। अचानक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगा दिए। पूरी बस हिल गई। क्या हुआ? यात्रियों ने घबराकर पूछा। ड्राइवर ने सामने इशारा किया। सड़क के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे, चेहरा झुका हुआ था। बस के अंदर सन्नाटा छा गया। कंडक्टर नीचे उतरा। लड़की धीरे धीरे बस की ओर बढ़ी। मुझे आगे वाले गांव तक जाना है, उसने धीमी आवाज में कहा। कुछ यात्रियों ने दया दिखाते हुए उसे बस में बैठाने की बात कही और आखिरकार लड़की बस में चढ़ गई। चारों दोस्तों को अचानक ढाबे वाले बूढ़े की बात याद आ गई। लड़की सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। पूरे रास्ते उसने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन कुछ अजीब था। बस के अंदर इतनी ठंड नहीं थी, फिर भी जहां वह बैठी थी वहां से बर्फ जैसी ठंडी हवा आ रही थी। करीब आधे घंटे बाद समीर पानी लेने पीछे गया। जैसे ही उसकी नजर लड़की पर पड़ी, उसके हाथ से बोतल गिर गई। लड़की की आंखें पूरी तरह काली थीं और वह बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थी। समीर डर कर वापस आ गया। वो लड़की सामान्य नहीं है, उसने कांपते हुए कहा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ देर बाद अचानक बस की सारी लाइटें बंद हो गईं। पूरा अंधेरा। यात्रियों में चीख पुकार मच गई। ड्राइवर ने बस रोक दी। जब इमरजेंसी लाइट जली तो सबसे पीछे वाली सीट खाली थी। लड़की गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी सीट पर एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी। तस्वीर में वही लड़की थी और नीचे लिखा था, मृत्यु 1998। तस्वीर देखकर सभी के होश उड़ गए। उसी समय ड्राइवर के वॉकी टॉकी में खरखराहट हुई। फिर एक अजीब आवाज सुनाई दी, वो वापस आ गई है। बस में बैठे सभी लोग डर से कांपने लगे, लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। बस के अंदर सन्नाटा छा गया था। सभी यात्रियों की निगाहें उस पुरानी तस्वीर पर टिकी थीं। तस्वीर में दिखाई दे रही लड़की बिल्कुल वही थी जो कुछ देर पहले बस में बैठी थी, लेकिन तस्वीर के नीचे साफ लिखा था, मृत्यु 14 जनवरी 1998। ड्राइवर के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत बस स्टार्ट की और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन बस ने जवाब दे दिया। इंजन बार बार स्टार्ट हो रहा था, फिर बंद हो जा रहा था। बाहर घना कोहरा फैल चुका था, इतना घना कि बस से 10 कदम दूर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी बस के पीछे से किसी के चलने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे बस के चारों ओर घूम रहा हो। यात्रियों की सांसें अटक गईं। एक बुजुर्ग महिला ने डरते हुए खिड़की से बाहर झांका और अगले ही पल जोर से चीख पड़ी, वो लड़की बाहर खड़ी है। सभी ने उधर देखा। कोहरे के बीच सफेद कपड़ों में वही लड़की दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और होंठों पर एक अजीब मुस्कान थी।
अचानक उसने अपना हाथ उठाया और बस की ओर इशारा किया। उसी क्षण बस के अंदर बैठा एक युवक अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें भी अजीब लग रही थीं। वह बिना कुछ बोले बस के दरवाजे की ओर चलने लगा। अरे, कहां जा रहे हो? लोगों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वह किसी सम्मोहन में था। जैसे ही दरवाजा खुला, वह बाहर उतर गया और सीधे उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। अंकित और विकास भी उसके पीछे भागे, लेकिन घने कोहरे में दोनों अचानक उसे खो बैठे। कुछ सेकंड बाद एक भयानक चीख सुनाई दी। पूरी घाटी उस चीख से गूंज उठी। जब कोहरा थोड़ा छंटा तो वहां कोई नहीं था, न वह युवक न वह लड़की। दोनों गायब हो चुके थे। यह देखकर सभी यात्रियों के होश उड़ गए। ड्राइवर ने पूरी ताकत लगाकर बस स्टार्ट की। इस बार इंजन चल पड़ा। बस तेजी से आगे बढ़ने लगी। करीब 1 घंटे बाद वे मनाली पहुंच गए। सुबह हो चुकी थी। सभी ने राहत की सांस ली। चारों दोस्तों ने एक होटल में कमरा लिया। उन्होंने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रात की घटना उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। शाम को जब वे होटल के कमरे में बैठे थे, तभी रोहित ने अपना मोबाइल निकाला। उसमें रात की कुछ तस्वीरें थीं। वह उन्हें देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक फोटो पर पड़ी। उस तस्वीर में बस के अंदर बैठे सभी यात्री दिखाई दे रहे थे, लेकिन सबसे पीछे वाली सीट पर वही लड़की बैठी थी और उसके ठीक बगल में रोहित खुद बैठा हुआ था, जबकि रोहित कभी उसके पास गया ही नहीं था। यह देखकर उसके हाथ कांपने लगे। तभी मोबाइल अपने आप बज उठा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक शब्द लिखा था, वापस आओ। रोहित ने घबराकर फोन काट दिया, लेकिन अगले ही पल कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। बर्फीली हवा अंदर आने लगी और कमरे के शीशे पर किसी ने उंगली से लिखा, मैं अभी भी यहीं हूं। चारों दोस्तों के चेहरों का रंग उड़ गया। उन्हें समझ आ चुका था कि वह आत्मा मनाली तक उनके साथ आ चुकी है और अब उसका अगला शिकार कौन होगा, यह कोई नहीं जानता था। कमरे के शीशे पर लिखे शब्द, मैं अभी भी यहीं हूं, देखकर चारों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अंकित ने तुरंत खिड़की बंद की, लेकिन जैसे ही उसने शीशे को छुआ, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी बर्फ के टुकड़े को पकड़ लिया हो। इतनी ठंड कि उसकी उंगलियां सुन्न हो गईं। हमें यह होटल छोड़ देना चाहिए, विकास ने घबराते हुए कहा। लेकिन रात काफी हो चुकी थी। बाहर बर्फबारी शुरू हो गई थी। मजबूरी में उन्होंने रात वहीं बिताने का फैसला किया। चारों एक ही कमरे में सो गए, लेकिन रात के करीब 3 बजे समीर की आंख अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे कोई कमरे में धीरे धीरे चल रहा हो। समीर ने अंधेरे में नजर दौड़ाई। पहले तो कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर उसकी नजर कमरे के कोने पर पड़ी और उसका खून जम गया। वहां एक लड़की खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद कपड़े और पूरी तरह काली आंखें। वही लड़की समीर चीखने ही वाला था कि लड़की ने अपनी उंगली होठों पर रख दी, जैसे उसे चुप रहने का इशारा कर रही हो। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और खिड़की की तरफ इशारा किया। अगले ही पल वह गायब हो गई। समीर ने डरते हुए बाकी दोस्तों को जगा दिया। सभी ने कमरे की तलाशी ली, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुबह होते ही उन्होंने फैसला किया कि इस रहस्य का पता लगाना होगा। वे सीधे मनाली के पुराने पुस्तकालय पहुंचे। कई घंटे पुराने अखबार खंगालने के बाद उन्हें एक खबर मिली। 14 जनवरी 1998 एक बस खाई में गिर गई थी। उस हादसे में 23 लोगों की मौत हुई थी। मृतकों की सूची में एक नाम था, रिया ठाकुर तस्वीर भी वही थी, सफेद कपड़ों वाली लड़की। अखबार में लिखा था कि दुर्घटना के बाद उसका शव कभी नहीं मिला। लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा आज भी उस सड़क पर भटकती है, लेकिन कहानी की यहीं खत्म नहीं होती थी। अखबार के एक पुराने पन्ने में एक और चौंकाने वाली बात लिखी थी। हादसे से ठीक पहले बस के कुछ यात्रियों ने बताया था कि उन्होंने एक अजीब लड़की को रास्ते में लिफ्ट दी थी और उसके बाद बस खाई में गिर गई। यह पढ़कर चारों दोस्त सन्न रह गए। तभी पुस्तकालय के वृद्ध कर्मचारी ने उनकी बातें सुन ली। उसने धीरे से कहा, अगर तुमने उसे देख लिया है तो वह तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। क्या मतलब? अंकित ने पूछा। बूढ़ा आदमी बोला, वह हर कुछ साल बाद लौटती है, अपने साथ लोगों को ले जाने के लिए। उससे बचने का कोई रास्ता है?
बूढ़े ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, पुराने मनाली के जंगल में एक परित्यक्त मंदिर है। वहां उसके अतीत का राज छिपा है। अगर उसकी अधूरी इच्छा पूरी कर दी जाए तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। चारों दोस्तों ने अगले ही दिन उस मंदिर तक जाने का फैसला किया। लेकिन उसी रात रोहित फिर से गायब हो गया। सुबह जब सब उठे तो उसका बिस्तर खाली था। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और तकिए पर सिर्फ एक चीज रखी थी, 1998 की वही पुरानी तस्वीर। लेकिन इस बार तस्वीर में रिया अकेली नहीं थी। उसके बगल में रोहित भी खड़ा दिखाई दे रहा था, जबकि वह तस्वीर 28 साल पुरानी थी। चारों दोस्तों की रूह कांप उठी। रोहित कहां गया और वह तस्वीर में कैसे आ गया? इन सवालों का जवाब शायद उस रहस्यमय मंदिर में छिपा था। रोहित के गायब होने से तीनों दोस्त बुरी तरह घबरा गए थे। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी बंद थीं। फिर भी रोहित कहीं नहीं था। अंकित ने तुरंत होटल मैनेजर को बुलाया। पूरे होटल में तलाश की गई, लेकिन रोहित का कोई पता नहीं चला। तभी समीर ने वह पुरानी तस्वीर फिर से उठाई। इस बार तस्वीर को ध्यान से देखने पर एक और अजीब बात दिखाई दी। तस्वीर के पीछे किसी ने लाल स्याही से लिखा था, देवदार वन का मंदिर। वहीं सच दफन है। तीनों दोस्तों ने फैसला कर लिया, उन्हें उस मंदिर तक जाना ही होगा। अगली सुबह वे पुराने मनाली के घने जंगलों की ओर निकल पड़े। स्थानीय लोगों से पूछने पर पता चला कि देवदार वन का मंदिर कई सालों से वीरान पड़ा है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता था कि रात होने के बाद वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। करीब 2 घंटे की चढ़ाई के बाद वे जंगल के बीच पहुंचे। चारों ओर घना सन्नाटा था। हवा में एक अजीब ठंडक घुली हुई थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक टूटा फूटा पत्थर का मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवारों पर काई जमी हुई थी। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उनके कदम अपने आप रुक गए। मंदिर के बीचों बीच एक पुरानी मूर्ति थी और उसके सामने कई पुरानी तस्वीरें रखी हुई थीं। उन तस्वीरों में दर्जनों लोग दिखाई दे रहे थे, सभी अलग अलग समय के। लेकिन एक चीज समान थी। हर तस्वीर में वही सफेद कपड़ों वाली लड़की मौजूद थी और उसके साथ खड़े लोग बाद में लापता हो चुके थे। समीर के हाथ कांपने लगे। मतलब वह दशकों से लोगों को अपने साथ ले जा रही है। अचानक पीछे से किसी के खांसने की आवाज आई। तीनों तेजी से मुड़े। वहां एक बहुत बूढ़ा साधु खड़ा था, लंबी सफेद दाढ़ी, धसी हुई आंखें और हाथ में लकड़ी का डंडा। तुम लोग देर से आए हो, साधु ने कहा। आप जानते हैं रिया के बारे में? विकास ने पूछा। साधु ने सिर हिलाया, फिर बोला, रिया की मौत दुर्घटना में नहीं हुई थी। तीनों चौंक गए। क्या मतलब? साधु ने गहरी सांस ली। उस रात बस खाई में गिरने से पहले कुछ लोगों ने उसकी हत्या की थी। मंदिर में सन्नाटा छा गया। रिया अपने घर लौट रही थी। बस में कुछ अपराधियों ने उसके साथ बुरा करने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो उन्होंने उसे चलते वाहन से नीचे फेंक दिया। फिर बाद में बस भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लेकिन रिया की आत्मा को कभी न्याय नहीं मिला। साधु ने मंदिर के पीछे की ओर इशारा किया। उसकी हड्डियां आज भी इसी जंगल में कहीं दफन हैं। अगर उन्हें खोजकर अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो उसकी आत्मा मुक्त हो सकती है। तीनों दोस्तों को अब समझ आ गया था कि उन्हें क्या करना है। लेकिन तभी मंदिर के बाहर तेज हवा चलने लगी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा मंदिर कांप उठा और अचानक मूर्ति के पीछे की दीवार पर खून जैसे लाल अक्षर उभर आए। बहुत देर हो चुकी है। उसी क्षण मंदिर के अंदर बर्फ जैसी ठंड फैल गई। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा और उनके दिल की धड़कन रुक गई। मूर्ति के पास सफेद कपड़ों में रिया खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा भयानक था। उसकी काली आंखों से खून बह रहा था और उसके पीछे रोहित खड़ा था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल निर्जीव, जैसे वह अब इंसान नहीं रहा हो। रिया ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और तीनों दोस्तों की तरफ इशारा किया। अगले ही पल मंदिर की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया और उस अंधेरे से एक भयानक चीख गूंज उठी। मंदिर की सारी मोमबत्तियां बुझ चुकी थीं।
चारों तरफ घना अंधेरा था, सिर्फ बाहर चल रही तूफानी हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। अंकित, विकास और समीर डर के मारे एक दूसरे के पास खड़े हो गए। अचानक अंधेरे में 2 लाल चमकती आंखें दिखाई दी, फिर 4, फिर 8, और देखते ही देखते मंदिर के हर कोने में दर्जनों आंखें चमकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों आत्माएं उन्हें घूर रही हों। तभी साधु की जोरदार आवाज गूंजी, डरो मत, उसके भ्रम को मत देखो। साधु ने अपने कमंडल से पानी निकाला और चारों दिशाओं में छिड़क दिया। अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। सारी लाल आंखें गायब हो गईं, लेकिन रिया अभी भी वहीं खड़ी थी और उसके पीछे रोहित की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। वह किसी कठपुतली की तरह रिया के पीछे खड़ा था। उसे बचाया जा सकता है, साधु चिल्लाया। लेकिन जल्दी करना होगा, कैसे? अंकित ने पूछा। साधु ने मंदिर की मूर्ति के पीछे बने एक पुराने नक्शे की ओर इशारा किया। उस पर जंगल का एक हिस्सा चिन्हित था। रिया का शरीर इसी जगह दफन है। सूर्योदय से पहले उसका अंतिम संस्कार करना होगा। तभी रिया की भयानक चीख पूरे मंदिर में गूंज उठी। दीवारों में दरारें पड़ने लगी, मूर्ति कांपने लगी और अचानक रोहित ने अपना सिर उठाया। उसके होंठ हिले। मत जाओ। लेकिन वह आवाज रोहित की नहीं थी, वह रिया की आवाज थी। अगले ही पल रोहित ने अंकित का गला पकड़ लिया। उसकी ताकत असामान्य थी। विकास और समीर ने किसी तरह उसे पीछे खींचा। साधु ने एक मंत्र पढ़ा और रोहित बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जल्दी जाओ, साधु चिल्लाया। समय बहुत कम है। तीनों दोस्त रोहित को साथ लेकर जंगल की ओर दौड़ पड़े। रात और भी भयावह हो चुकी थी। चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। कभी किसी के रोने की आवाज आती, कभी किसी के हंसने की। कभी ऐसा लगता कोई उनके पीछे चल रहा है, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं दिखता। करीब आधे घंटे बाद वे नक्शे में बताए गए स्थान पर पहुंचे। वहां एक विशाल देवदार का पेड़ खड़ा था। पेड़ के नीचे की मिट्टी बाकी जगहों से अलग दिखाई दे रही थी। उन्होंने खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। समीर ने मिट्टी हटाई और अगले ही पल उसके हाथ कांपने लगे। वह एक पुराना कंकाल था। कंकाल के पास एक टूटा हुआ लॉकेट भी पड़ा था। लॉकेट खोलने पर अंदर एक तस्वीर दिखाई दी। उसमें रिया अपने माता पिता के साथ मुस्कुरा रही थी। अचानक आसपास का तापमान गिर गया, कोहरा और घना हो गया और फिर रिया उनके सामने प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा पहले जैसा डरावना नहीं था। उसकी आंखों में दर्द था, बहुत गहरा दर्द। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे न्याय चाहिए। फिर उसने जंगल के अंधेरे की ओर इशारा किया। अचानक 3 धुंधली आकृतियां दिखाई देने लगीं। 3 आदमी जिन्होंने वर्षों पहले उसके साथ अत्याचार किया था। उनकी आत्माएं भी उसी जंगल में फंसी हुई थीं। रिया की आत्मा बदले और दर्द के बीच कैद थी। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, न वह मुक्त हो सकती थी, न उसके शिकार। लेकिन तभी उन तीनों दुष्ट आत्माओं ने एक साथ भयानक गर्जना की। जमीन कांपने लगी, पेड़ हिलने लगे और वे सीधे अंकित, विकास और समीर की ओर बढ़ने लगे। अब अंतिम लड़ाई शुरू होने वाली थी। तीनों दुष्ट आत्माएं तेजी से अंकित, विकास और समीर की ओर बढ़ रही थी। उनके चेहरे विकृत थे, आंखों में जलती हुई लाल चमक थी और उनकी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। जमीन कांप रही थी। देवदार के पेड़ ऐसे झूल रहे थे मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जड़ से उखाड़ देना चाहती हो। अंकित ने रिया का लॉकेट कस कर पकड़ लिया। उसी समय साधु की बात उसे याद आई। सच्चाई और न्याय ही इस अभिशाप को खत्म कर सकते हैं। रिया की आत्मा उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बदला नहीं, मुक्ति चाहती थी। लेकिन वे तीनों दुष्ट आत्माएं उसे वर्षों से अपने अंधकार में कैद किए हुए थीं। अचानक एक आत्मा ने समीर पर हमला कर दिया। समीर कई फीट दूर जाकर गिरा। विकास उसकी ओर भागा, लेकिन दूसरी आत्मा ने उसका रास्ता रोक लिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। तभी अंकित ने पूरी ताकत से रिया का लॉकेट हवा में उठा दिया। लॉकेट से तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगी। रिया की आत्मा उस रोशनी की ओर देखने लगी। उसके चेहरे पर पहली बार शांति की झलक दिखाई दी। लेकिन दुष्ट आत्माएं डर गईं। वे जोर जोर से चीखने लगीं। नहीं,
उसे मुक्त मत करो, वह हमारी है। उनकी आवाजें जंगल में गूंज उठी। अंकित ने हिम्मत जुटाकर कहा, रिया, तुम्हारे साथ जो हुआ वह अन्याय था, लेकिन अब तुम्हें इस दर्द से बाहर आना होगा। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। अचानक उसके आसपास सफेद प्रकाश फैलने लगा। उसी क्षण जमीन के नीचे दफन उसका कंकाल चमकने लगा। लॉकेट अपने आप उड़कर कंकाल के सीने पर जा गिरा और फिर एक तेज प्रकाश का विस्फोट हुआ। पूरे जंगल में रोशनी फैल गई। तीनों दुष्ट आत्माएं दर्द से तड़पने लगीं। उनके चेहरे पिघलने लगे। वे चीखते हुए धुएं में बदलने लगीं। कुछ ही क्षणों में उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। जंगल में अचानक सन्नाटा छा गया। हवा रुक गई, कोहरा गायब हो गया और आसमान में उगते सूरज की पहली किरण दिखाई देने लगी। रिया अब पहले जैसी भयानक नहीं दिख रही थी। वह एक साधारण शांत लड़की की तरह दिखाई दे रही थी। उसने मुस्कुराकर अंकित, विकास और समीर को देखा, फिर धीरे से बोली, धन्यवाद। उसी समय रोहित, जो अब तक बेहोश पड़ा था, अचानक जाग गया। उसकी आंखें सामान्य हो चुकी थीं। उसे कुछ भी याद नहीं था। रिया ने आखिरी बार अपने दोस्तों की ओर देखा, फिर उसका शरीर चमकती रोशनी में बदलने लगा। धीरे धीरे वह आसमान की ओर उठने लगी और कुछ ही क्षणों में पूरी तरह गायब हो गई। उसके जाते ही जंगल में वर्षों से छाया अभिशाप समाप्त हो गया। कुछ दिनों बाद चारों दोस्त मनाली से वापस लौट आए। उन्होंने रिया की कहानी पुलिस और स्थानीय प्रशासन को बताई। पुराने रिकॉर्ड दोबारा खोले गए। रिया की पहचान की पुष्टि हुई और उसका विधिवत अंतिम संस्कार किया गया। उसके नाम पर उस जंगल के पास एक स्मारक भी बनाया गया। लोगों का कहना था कि उसके बाद उस सड़क पर कभी कोई रहस्यमयी लड़की दिखाई नहीं दी। न कोई अजीब दुर्घटना हुई, न कोई रहस्यमयी गुमशुदगी। लेकिन आज भी कुछ स्थानीय लोग दावा करते हैं कि सर्दियों की बहुत धुंधली रातों में उस पुराने रास्ते पर एक लड़की की धुंधली परछाई दिखाई देती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उसके चेहरे पर डर नहीं, एक शांत मुस्कान होती है। सो आई होप गाइज, आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। घंटी दबाना ना भूलें।